Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course of Environment and Ecology. हमने लास्ट लेक्चर में अपने मॉड्यूल 2 को ख़त्म किया था, तो चलिए आज अपना नया मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूल 3, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से टाइप की होती है, जेनेटिक्स डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बीटा वाला मेथड क्या होता है, गामा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद स्पीशीज़ रिचनेस और इवननेस की बात करेंगे, फिर हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे और उसके हम 4 मेथड्स देखेंगे कि क्यों हो रहा है, वो एविल क्वार्टेट बोलते हैं उसको। फिर हम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटा सा मॉड्यूल है ना, जल्दी से हम ख़त्म करेंगे इसको। एक्स2 और इन2 कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। और अभी क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या क्या होता है, नाम से पता चल रहा है बायो, और दूसरा क्या है डाइवर्सिटी। तो नाम को हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं, ठीक है। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग बीइंग, है ना, लिविंग स्पीशीज़ आर बायो। और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन कितना है उसमें, है ना। डाइवर्सिटी मतलब अगर अलग अलग प्रजाति के लोग होंगे तो ज़्यादा वेरिएशन है ना, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, मतलब कितने डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स हैं उनको हम उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, है ना। और उस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, जीन्स हैं, इकोलॉजी है ना। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली का क्या मतलब हुआ कि कितने प्रकार के ऐसे लिविंग डिफरेंट लिविंग बींग्स हैं, लिविंग स्पीशीज़ हैं जो हमारे अर्थ में हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद जो कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी होती है, हर सब मिला के, मतलब समझ रहे हो, पूरे लेवल्स पे, सारे ट्रॉपिक लेवल्स पे मिला के उस पूरे को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जो कंबाइंड डाइवर्सिटी होती है। अब बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन, एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था क्या, बायोडाइवर्सिटी का वर्ड। नॉर्मल पता होना चाहिए, कभी शायद पूछ ले तो पूछ ले, बट जनरली ऐसे नाम पूछते नहीं है ना। अब हम टाइप्स देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, व्हाट इज़ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जीन्स में अगर बायोडाइवर्सिटी, जीन्स में अगर डाइवर्सिटी तो हो तो उसको हम जेनेटिक बोलेंगे, है ना। मान लो स्पीशीज़ सेम है बट जीन्स अलग अलग हैं, है ना। तो जीन्स में अगर डाइवर्सिटी है तो उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो राइस, राइस एक पर्टिकुलर कमोडिटी है ना। अब राइस जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं ना। तो बासमती राइस होता है, नॉर्मल राइस होता है ना, फिर और 3-4 टाइप के प्रकार के राइस होते हैं। तो ये क्या है, ये जो डाइवर्सिटी है ये विद इन राइस है ना। राइस के अंदर डाइवर्सिटी है क्योंकि इसके जीन्स में डाइवर्सिटी है ना। जैसे हम बना रहे हैं उस राइस को, उसमें डाइवर्सिटी है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। एक सिंगल स्पीशीज़ माइट शो अ हाई डाइवर्सिटी एट अ जेनेटिक लेवल, है ना, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, है ना। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, है ना, एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगोज़, है ना। तो मैंगोज़ में भी 1000 वेराइटीज़ आती हैं और राइस में भी 50,000 वेराइटीज़ आती हैं, समझ में आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब सिंगल स्पीशीज़ तो सिंगल ही है बट उसके वेरिएंट्स हैं अलग अलग टाइप के, है ना। तो वो होता है। अब जैसे लेपर्ड है ना, लेपर्ड के भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। जैसे आप वहाँ जाओगे, स्नो में जाओगे तो वहाँ आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा, है ना। आपको सेंट्रल इंडिया में नॉर्मल लेपर्ड मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, ये वेरिएशन ही तो है, जीन्स में वेरिएशन है। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर दूसरा आता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ मतलब कितने टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हैं, ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं, है ना। अगर हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट्स इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना। तो उसमें हमको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। स्पीशीज़ में कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है, कितने प्रकार के हैं। लायन एक स्पीशीज़ हो गया, टाइगर एक स्पीशीज़ हो गया, है ना, रैट एक स्पीशीज़ हो गया, इसको बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, है ना। फिर एक होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, इकोसिस्टम लेवल पे कितना डाइवर्सिटी है। जैसे
जैसे मान लो इंडिया का अगर हम नेचुरल वेजिटेशन देखें तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा, सेंट्रल इंडिया में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, यहाँ वेस्ट बंगाल में आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे, है ना, फिर यहाँ पे आपको एरिड टाइप के वेजिटेशन मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये इकोलॉजी में बेसिकली डाइवर्सिटी है। यहाँ पे आपको अलग वेजिटेशन मिल रहा है, बीच में अलग मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में अलग मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। फॉर इन इंडिया फॉर इंस्टेंस डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, है ना, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, एल्पाइन मीडोज, मतलब इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी कितना है, समझ में आ रहा है। इकोसिस्टम भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना। इकोसिस्टम क्या होता था, जो हमने पीछे पढ़ा था, व्हाट वाज इकोसिस्टम, कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में जब ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं एक दूसरे के साथ और फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये इकोसिस्टम में डेजर्ट इकोसिस्टम है ना, स्नो वाला इकोसिस्टम है, हिमालयन इकोसिस्टम है, तो वो सब अलग अलग हो गया ना। साउथ में जाओगे तो वहाँ पे अलग इकोसिस्टम है ना, मैंग्रोव्स वाला इकोसिस्टम अलग है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ 22% ही हैं, है ना। तो जितनी भी हमारी स्पीशीज़ है उसमें से 70% एनिमल्स हैं, और इन 70% में से भी 70% जो मतलब एनिमल्स के अंदर भी जो 70% है, दोज आर इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स मेकअप 70% ऑफ द टोटल एनिमल्स, ठीक है। और प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में कौन कौन आता है, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इनमें जो है ये जो है बेसिकली 22% तक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। इंडिया का वर्ल्ड लैंड एरिया तो सिर्फ 2.5% है, बट जो स्पीशीज़ में कंट्रीब्यूशन है, जो बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ 8.1%, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ वेरी बायोडाइवर्स कंट्री, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और हम देखते हैं कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेरी कैसे करती है ना। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई वेरिएशन में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं लैटिट्यूड के अक्रॉस। तो जैसे मान लो ये अर्थ है ना, दिस इज़ द अर्थ, ये इक्वेटर है ना। तो इक्वेटर से जब हम पोल्स जाते हैं तो हम लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ते हैं। तो इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी अलग होती है, पोल्स पे अलग होती है ना। इक्वेटर पे आपको इस टाइप का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह मिलेंगे जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ बहुत ही रिच मिलेगी। जबकि आप इक्वेटर की तरफ जाओगे पोल्स में, है ना, पोल्स में जाओगे तो आपको वहाँ स्नो फॉक्सेस मिलेंगे, वेल्स मिलेंगी वहाँ के ओशियंस में, है ना। तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है। और ऑब्वियसली आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है ना, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा रिच होती है। और जैसे ही हम ऊपर आर्कटिक पोल्स की तरफ जाने लगते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है ना। आर्कटिक में तो बस आपको क्या, स्नो फॉक्स मिलेगा, पेंगुइन्स मिल जाएंगी, है ना, और पोलर बियर्स मिल जाएंगे, और वेल्स वगैरह थोड़ी बहुत मिल जाएंगी, है ना। वहीं बस यही, और सील्स वगैरह मिल जाएंगी। तो हम गिन चुन के काउंट कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने स्पीशीज़ हैं, है ना। जबकि यहाँ पे तो अनगिनत स्पीशीज़ हैं, राइट। तो जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जो इक्वेटर के पास जितनी कंट्रीज़ हैं, जैसे इक्वाडोर, है ना, ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील, वो भी इक्वेटर वहाँ से भी पास करता है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इक्वाडोर हैज़ 10 times as many species of vascular plants in an equal area as compared to Midwest USA। USA ऊपर है, USA पोल्स के पास है ना, मतलब ऑब्वियसली इक्वेटर से तो दूर है एज़ कम्पेयर टू इक्वाडोर, इक्वाडोर तो इक्वेटर पे ही है ना। तो इक्वाडोर को अगर हम कंपेयर करें यूएसए से तो इक्वाडोर में 10 times ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, ठीक है। ट्रॉपिकल अमेजॉन फॉरेस्ट आपको पता है जो ब्राज़ील में है ना, इट हैज़ अ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इसको हम लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ यहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट्स हैं, और इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ ये सपोर्ट करता है कि इसको हम लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, राइट। तो भाई हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछना चाहते हैं अपने से कि इक्वेटर पे इतना ज़्यादा ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है, खाना बहुत अच्छा मिलता है, क्या है इक्वेटर में, मतलब कि इक्वेटर के पास ही क्यों इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, वाई नॉट ऑन पोल्स। तो ये तो सिंपल सा रीज़न है, क्यों, क्योंकि भाई इक्वेटर पे आप देखोगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि इक्वेटर है और पोल्स में, और आप बताओ कि बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ कहाँ अच्छे से रह पाते हैं, तो आप इक्वेटर ही बोलोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सही रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बारिश वारिश भी होती रहती है ना। पोल्स पे कितनी ठंडी रहती है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस है, तो वहाँ पे लोग नहीं रह पाएंगे, राइट। ये नॉर्मल लॉजिक बोलता है हमारा। तो ये बेसिकली ये रीज़न भी है। तो इसके कुछ कुछ रीज़न्स हैं, देख लेते हैं। पहला है स्पीशिएशन मतलब जो स्पीशीज़ का इवोल्यूशन होता है ना, मतलब जैसे एक स्पीशीज़ बना, फिर दूसरा स्पीशीज़ बना, फिर तीसरा स्पीशीज़ बना, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ इवॉल्व होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं हम स्पीशिएशन। तो स्पीशिएशन जो होता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, वो टाइम का फंक्शन होता है। एंड अनलाइक इन टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट जो ठंडी वाले रीजन्स होते हैं,
है ना, विच आर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, है ना। तो ग्लेशिएशन हुए थे पुराने समय में जब अर्थ बना था और ओवर द पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स, है ना, तो ग्लेशिएशन हुए थे। जबकि इक्वेटर में ग्लेशिएशन कहाँ पर हो रहा है, ग्लेशिएशन इधर टेम्परेट रीजन्स में होता है ना। इक्वेटर वॉज रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, है ना, मतलब इक्वेटर पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया था उसका, है ना। तो इक्वेटर के पास जो क्लाइमेट होता है और जो कंडीशंस हैं, जब से अर्थ बना है तब से लगभग सिमिलर कंडीशंस ही हैं, है ना। तो एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट क्लाइमेट रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे इवोल्यूशन का स्कोप ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एवोल्यूशन का स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ रह पाते हैं क्योंकि फूड का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ठीक है ना। तो इस वजह से ये लोग यहाँ ज़्यादा रह पाते हैं। और ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स में ये लेस सीजनल होते, सीजन्स वगैरह ज़्यादा होते नहीं है ना। सनलाइट हमेशा आती ही है ना। तो इस वजह से क्या होता है, एक नीश स्पेशलाइजेशन बन जाता है ना, विच लीड्स टू अ ग्रेटर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये सब रीजंस है। सोलर एनर्जी ज़्यादा आती है ट्रॉपिक्स में, सोलर एनर्जी ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, फूड ज़्यादा बनाएंगे, प्लांट्स फूड ज़्यादा बनाएंगे, तो जहाँ फूड मिलेगा वहीं पे स्पीशीज़ रहेंगे, है ना। तो इसीलिए जो है ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिक्स जो है वहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, तो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप कुछ नहीं है, कितने एरिया में कितने स्पीशीज़ रह रहे हैं उसका रिलेशनशिप है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। मतलब अगर छोटा एरिया है तो कितने स्पीशीज़ होंगे, बड़ा एरिया है तो कितने स्पीशीज़ होंगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप था उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। और एक हमारे साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हमडोल्ड, है ना, इन्होंने ये बेसिकली दिया था। तो जो आप जोग्राफ़ी में वो पढ़ते हो ना, पिरोवियन करंट या हमबोल्ड करंट, वो यही वाले हैं, ठीक है, हमबोल्ड करंट। तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ड ने बेसिकली स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप दिया था। इन्होंने बोला कि विद इन अ रीजन स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीजेज विद एरिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, इन्होंने सिंपल सी चीज़ बोली है। इन्होंने बोला कि स्पीशीज़ रिचनेस, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब क्या होता है। स्पीशीज़ रिचनेस मतलब कि बेसिकली कितने टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, ठीक है, दैट इज स्पीशीज़ रिचनेस। मतलब अगर 3 टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, जैसे ये एक टाइप ऑफ स्पीशीज़ है, ये दूसरा टाइप ऑफ स्पीशीज़ है, ये तीसरा टाइप ऑफ स्पीशीज़ है ना। तो यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस 3 हो गई, ठीक है। तो स्पीशीज़ रिचनेस जो है, कितने टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ रिचनेस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। इन्होंने ऐसा बोला कि अगर एरिया बढ़ेगा, ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो जितने स्पीशीज़ हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो स्पीशीज़ रह रहे होंगे उस एरिया में उनका जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। तो उन्होंने यही बोला, स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ने से किसी भी एरिया में बेसिकली जब एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज़ रिचनेस भी बहुत बढ़ती है, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने रिलेशन दिया था, बस यही याद रखना है आपको, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है कि वाई व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। भाई डिफरेंट स्पीशीज़ होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी बनाएंगे, है ना। तो कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीशीज़ टेंड टू बी मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ लेस स्पीशीज़, है ना। उनको जैसे मान लो कोई फ्लड वगैरह आता है तो वो अनडिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है। जितनी डाइवर्स स्पीशीज़ होगी उतना ज़्यादा इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो हम बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। जैसे हमने वहाँ क्लाइमैक्स कम्युनिटी की बात करी थी, है ना। तो हमने जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी की बात करी तो हमने बोला था कि इक्विलिब्रियम में होती है वो इन्वायरमेंट के साथ, है ना, दैट इज़ क्लाइमैक्स कम्युनिटी, है ना। या फिर हमने ये बोला था स्टेबल रहती है ना। तो स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम में हुआ। स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट आइदर रेजिस्ट और बी रेजिलियंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस सच एज नेचुरल और मैन मेड। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। समझ में आया जो मैं बता रहा था कि स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कोई फ्लड आ गया, है ना, नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड आ गया, तो जो वहाँ का स्पीशीज़ स्पीशीज़ का वो है डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ज़्यादा चेंज ना हो, उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चेंज ना हो। प्रोडक्टिविटी क्या था, हमने देखा था ना, कितना बायोमास है दैट इज़ प्रोडक्टिविटी, कितना बायोमास पर यूनिट टाइम जनरेट हो रहा है दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, वो ज़्यादा चेंज ना हो, वो लगभग सेम रहे, तो कम्युनिटी जो है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। और इससे एसोसिएटेड एक चीज़ बहुत ही फेमस है, दैट इज़ कॉल्ड रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। अब ये रिवर पॉपर हाइपोथेसिस क्या है, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि आप एक एरोप्लेन लो, है ना, और उसको इकोसिस्टम से कंपेयर करो। तो इन्होंने एक एनर्जी बनाई बेसिकली, एयरप्लेन सिग्निफाइज इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो रिवेट्स हैं दैट सिग्निफाई स्पीशीज़, ठीक है, ये जो स्पीशीज़ हैं अपने दैट सिग्निफाई स्पीशीज़, ठीक है।
उसके बाद जो पैसेंजर हैं वो टेकिंग रिवेट्स, इसका मतलब ये है कि ये स्पीशीज़ ले रहे हैं। तो पहले मैं कहानी बता देता हूँ, उसके बाद ये सब समझ में आएगा, ठीक है। तो कहानी ये है कि जो सॉरी कहानी ये है कि जो ये है अपना एरोप्लेन है, ठीक है। तो जो अपना प्लेन है, जो प्लेन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, विंग्स होते हैं, है ना, ये होता है, फ़ैन होता है, ठीक है, टेल होता है, फिर ये पूरी बॉडी होती है। तो ये बॉडी आपस में जुड़ी होती है, ऐसा तो नहीं है ना सिंगल बॉडी है एक ही साथ बन गया है ना, ऐसा नहीं है। असेंबली होती है इसकी। तो असेंबली जब होती है, अब मान लो पैसेंजर की सीट है ना, पैसेंजर की सीट है लेट्स से, ठीक है, पैसेंजर की सीट हम बनाते हैं, पैसेंजर की सीट है। तो पैसेंजर की सीट प्लेन से कैसे जुड़ी है? रिवेट के थ्रू जुड़ी होगी ना। रिवेट मतलब ऐसे समझो एक पेच टाइप का, एक कील टाइप का, उससे जुड़ी होगी, ठीक है। अगर हम इस रिवेट को हटा देंगे यहाँ से, तो चेयर डिसेंबल हो जाएगी, ठीक है। जब भी प्लेन की असेंबली होती है तो इसमें बेसिकली रिवेट से जुड़ते हैं, ये विंग्स बेसिकली प्लेन से रिवेट से जुड़ा रहता है। रिवेट मतलब एक जॉइंट होता है, मतलब विंग को ज्वाइन करने के लिए इससे प्लेन से, है ना। तो रिवेट इज़ दैट। तो अगर हम रिवेट को निकाल देंगे तो क्या होगा? रिवेट को निकाल देंगे तो भाई ये विंग्स टूट के गिर जाएंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें उसमें ऐसे ही जुड़ी रहती हैं, सॉरी, अरे यार, हाँ, तो सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही जुड़ी रहती हैं, विंग से ऐसे ही जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो सीट्स भी हैं, सीट्स भी जो प्लेन के बेस से रिवेट के थ्रू ही जुड़ी रहती हैं, है ना। तो मान लो अगर एक पैसेंजर इस सीट के रिवेट को निकाल देता है तो क्या होगा? इस पैसेंजर की सीट टूट जाएगी, है ना। समझ में आया? तो ये जो रिवेट्स हैं ना, रिवेट्स हैं, दीज इसकी एनर्जी किससे ली गई है? स्पीशीज़। तो आप ये समझो कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन एक इकोसिस्टम है, ठीक है। ये प्लेन एक इकोसिस्टम है और इसमें जो रिवेट्स हैं जिससे ये विंग्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, दीज आर स्पीशीज़। अगर हम स्पीशीज़ को हटाते हैं इसमें से तो क्या होगा? इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस विंग का रिवेट हटा देता हूँ तो ये विंग इस एरोप्लेन से निकल जाएगा, ठीक है। विंग एरोप्लेन से निकल जाएगा तो इकोसिस्टम खराब, मतलब प्लेन तो ख़राब हो गया ना, प्लेन थोड़ी उड़ेगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम नहीं चलेगा। तो इन्होंने ये बोला कि रिवेट को आप मानो स्पीशीज़, और मतलब जो पैसेंजर्स, मान लो अगर मैं जाके एरोप्लेन में बैठता हूँ और रिवेट निकालना स्टार्ट कर देता हूँ, वो सारे रिवेट्स जॉइंट्स निकालना स्टार्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि मैं इकोसिस्टम से स्पीशीज़ निकाल रहा हूँ एज़ कंपेरिजन टू, ठीक है। और इसमें से कुछ कुछ रिवेट्स ऐसे होंगे जो बहुत ही क्रिटिकल होंगे। अब जो विंग वाला, विंग से रिलेटेड जो विंग इससे प्लेन से जुड़ा हुआ है, वो वाला जो रिवेट है, दैट इज़ मोर क्रिटिकल एज़ कम्पेयर टू जो बेसिकली चेयर वाला रिवेट है। अगर मैं चेयर वाला रिवेट हटा दूंगा तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेन तब भी उड़ सकता है ना। बट अगर मैं विंग वाला रिवेट हटा दूंगा तो प्लेन नहीं उड़ पाएगा, है ना। तो कुछ कुछ बहुत ही क्रिटिकल रिवेट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज़। कीस्टोन, ऐसे ही इकोसिस्टम में जैसे यहाँ पे क्रिटिकल रिवेट्स होते हैं, वैसे ही इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीशीज़ होते हैं। अगर हम उन कीस्टोन स्पीशीज़ को हटा देंगे, जैसे टाइगर वगैरह कीस्टोन स्पीशीज़ होते हैं, तो इकोसिस्टम काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। मतलब एक हाइपोथेसिस लिया गया है, प्लेन की सिचुएशन को इकोसिस्टम से कंपेयर किया गया कि भाई जो प्लेन है वो एक ऐसा इकोसिस्टम है और इसमें जो रिवेट्स हैं वो स्पीशीज़ हैं। तो अगर हम ये रिवेट्स हटाएंगे तो हम स्पीशीज़ को हटा रहे हैं, स्पीशीज़ को हटाएंगे तो हम प्लेन को ख़राब कर रहे हैं, मतलब इकोसिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स कि ये जो है ये समझ में आया ना आपको, ये जो है वो बेसिकली इकोसिस्टम से इनको कंपेयर किया गया, ठीक है। उसके बाद हम मेजर कैसे करते हैं इसको, डाइवर्सिटी को? तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्पीशीज़ रिचनेस जो मैंने आपको बताई कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने हैं, जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में एक चिड़िया थी, एक क्रोकोडाइल था और एक टाइगर था, तो यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस 3 हो गई, ठीक है। और दूसरा होता है इवेननेस मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आ रहा है? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या ये वाइड एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर वाइड एरिया में बराबर बराबर स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो ज़्यादा इवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो व्हाट इज़ इवननेस? इवननेस इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ मेकिंग अप रिचनेस ऑफ एन एरिया। चलो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। मान लो एक फॉरेस्ट है ए, ठीक है। एक फॉरेस्ट ए है जिसमें 4 टाइगर हैं, ठीक है, 5 डियर हैं और 6 रैबिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस कितनी हुई? 6, 5, 11 और मतलब सॉरी, स्पीशीज़ रिचनेस बेसिकली 3 हो गई क्योंकि ये 4 टाइगर हैं, 5 डियर है ना, और 6 रैबिट है। तो यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस कितनी हो गई? 3। कितने टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं? 3 टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, तो रिचनेस कितनी हो गई? 3। अब मान लो एक सैम्पल फॉरेस्ट है बी, ठीक है, जहाँ पे टाइगर 1 है, ठीक है, 1 टाइगर है, 6 डियर हैं, ठीक है, और 8 रैबिट है। तो यहाँ पे भी स्पीशीज़ रिचनेस कितनी है? 3 ही है ना, 3 टाइप ऑफ स्पीशीज़ है। बट इवननेस की अगर हम बात करें, कितना इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब
यहाँ पे देखो बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइगर भी 4 हैं लगभग, डियर भी 5 हैं, रैबिट भी 6 हैं, तो बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइगर एक ही है ना, टाइगर एक ही है, 6 डियर हैं और 8 रैबिट हैं, तो ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इवननेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इवननेस की बात करूँ तो ये ज़्यादा इवन है ना, दिस इज़ मोर इवन, फॉरेस्ट ए इज़ मोर इवन, है ना। तो सैम्पल फॉरेस्ट ए हैज़ मोर इवननेस दैन सैम्पल फॉरेस्ट बी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है किसका, स्पीशीज़ रिचनेस और स्पीशीज़ इवननेस का, ठीक है। उसके बाद आता है अल्फ़ा, उसके बाद 3 टाइप की डाइवर्सिटी आती हैं, एक है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, एक है बीटा डाइवर्सिटी और एक है गामा डाइवर्सिटी, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं एक एक करके अल्फ़ा डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है, जब विद इन इकोसिस्टम, है ना, विद इन एक पर्टिकुलर एरिया आप इकोसिस्टम को कंपेयर करते हो, है ना। तो मतलब विद इन बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया, विद पर्टिकुलर एरिया आप डिफरेंट स्पीशीज़ को कंपेयर करते हो, तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी, ठीक है। इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, है ना। कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, मान लो आप कहीं रहते हो, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है। तो मैंने दिल्ली को एक एरिया ले लिया और दिल्ली में जितनी स्पीशीज़ रिचनेस है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अल्फ़ा डाइवर्सिटी, ठीक है, वो हो गई अल्फ़ा डाइवर्सिटी। मतलब कितनी डाइवर्सिटी है एक पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम में, है ना। एंड इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ स्पीशीज़। मान लो दिल्ली में 3 स्पीशीज़ है ना, तो 3 हो गई वहाँ की अल्फ़ा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है दैट इज़ ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ठीक है। ये हो गई अल्फ़ा डाइवर्सिटी, तो हम बना लेते हैं, दिस इज़ अल्फ़ा डाइवर्सिटी, ठीक है, दिस इज़ दिल्ली। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, इससे एक लेवल ऊपर, अगर आप दो पर्टिकुलर एरियाज़ को कंपेयर कर रहे हो, मान लो ये दिल्ली है, ये कानपुर है, ठीक है। तो अगर मैं दो एरियाज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, दो इकोसिस्टम्स को कंपेयर कर रहा हूँ और फिर मैं डाइवर्सिटी देख रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी। इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स यूजुअली मेजर्ड एज अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्पीशीज़ बिटवीन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 3 है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, तो बीटा डाइवर्सिटी इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा, तो बीटा डाइवर्सिटी हो गई 2, मतलब चेंज कितना आया है, 2 स्पीशीज़ का, है ना। तो दो इकोसिस्टम को जब हम कंपेयर करते हैं, दो पर्टिकुलर रीजन्स को, दो इकोसिस्टम को हम कंपेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। और फिर एक स्टेप इससे और ऊपर आता है गामा डाइवर्सिटी। अब हमने दो रीजन्स को तो कंपेयर कर लिया, अब हम अगर पूरे लैंडस्केप की डाइवर्सिटी एज अ कलेक्टिव एंटिटी देखते हैं। अब इस पूरे लैंडस्केप में क्या क्या होगा, ये जो पूरा लैंडस्केप है इसमें बहुत सारे रीजन होंगे, ये रीजन होगा, ये रीजन होगा, ये रीजन होगा, ये रीजन होगा, है ना। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की देखेंगे तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी, इन दोनों की को कंपेयर करेंगे दो पर्टिकुलर रीजन्स को, तो बीटा डाइवर्सिटी। और अगर सारे जितने भी प्रेजेंट हैं एरिया सारों को एक साथ लेके हम डाइवर्सिटी देखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ अ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम्स विद इन अ रीजन। तो एक रीजन में जितने भी पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, है ना, उसका टोटल डाइवर्सिटी जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भाई बायोडाइवर्सिटी लूज़ कैसे होती है, तो जो हमारे मास एक्सटेंशंस हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, है ना, तो इससे हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है। तो पिछले साल अभी तक कितने मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, 5, और ये कौन सा चल रहा है, छठा। और ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये बहुत ही सीवियर है ना। पहले वाले तो नेचुरल हैज़ार्ड्स की वजह से हुए थे, बट ये मैन मेड हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा सीवियर होगा, है ना। दिस इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन बोलेंगे अगर ये हुआ तो, है ना। तो ऑलरेडी अभी 70% ऑफ द स्पीशीज़ एक्सटेंड हो चुके हैं, तो काफ़ी ग्रेव सिचुएशन है, ठीक है। कुछ रीसेंट एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्पीशीज़ एक्सटेंड हुए हैं, डोडो हुआ है, मॉरिशस की बर्ड है ये, क्वागा हुआ है, अफ्रीका में मिलता था, थाइलेसाइन ऑस्ट्रेलिया में मिलता था। ऑल्दो IUCN ने इसको एक्सटेंड डिक्लेयर कर दिया है, बट रिसेंटली लास्ट ईयर इट वॉज स्पॉटेड अगेन इन ऑस्ट्रेलिया। तो अभी तक उन्होंने IUCN स्टेटस का चेंज तो किया नहीं है। फिर एक है स्टेलर सीकाओ जो रशिया में मिलती थी, है ना। 3 स्पीशीज़ टाइगर की, बाली, जावन, कैस्पियन, ये भी एक्सटेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो इतने सारे स्पीशीज़ हमारे एक्सटेंड हो चुके हैं। ये बेसिकली जो इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ना, वो आपको इन्वायरमेंट का हमने जो बेसिकली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर्स हैं उनको आप देख लीजिएगा, उसमें हमने सारी स्पीशीज़ को कवर किया हुआ है जो न्यूज़ में है, वहीं से पूछे जाते हैं। तो लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज़ एक्सटेंड हो चुके हैं, ठीक है। एम्फीबियन स्पीशीज़ का ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ है ना, दे आर मोर वनरेबल टू एक्सटेंशन, और 5 हो चुके हैं, छठा इज़ गोइंग ऑन एंड इट इज़ ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, है ना। और जो करंट स्पीशीज़ का एक्सटेंशन रेट है दैट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। जो पहले हो चुके हैं ये 5, है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ठीक है। नियरली हाफ ऑफ ऑल स्पीशीज़ ऑन द अर्थ
माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। मतलब 1 सेंचुरी में समझ लो जितने भी स्पीशीज़ अर्थ में हैं उनका आधा वो हो चुका होगा, ठीक है। ओ माय गॉड, आधा हो चुका होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। अब इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है। इसके 4 रीजंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे भी जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एविल क्वार्टेट। क्वार्टेट मतलब 4 रीजंस हैं इसके, ठीक है, इसलिए इसको क्वार्टेट बोला है। एविल मतलब इसलिए बोला है क्योंकि भाई ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्वार्टेट बोला है। तो पहला क्या है, पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। पहले हम 4 ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा क्या है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन और चौथा है को एक्सटेंशन, ठीक है। तो पहला बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आप जो स्पीशीज़ है उसका हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, है ना। मान लो ये यहाँ पे रहते थे, है ना, ऑरंगुटान्स, तो इनका हैबिटेट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो ये कहाँ रहेंगे, ये एक्सटेंट हो जाएंगे फिर, है ना, क्योंकि ये तो पेड़ों पे डिपेंडेंट थे। आप उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करोगे तो वो थोड़ी रह पाएंगे। तो हैबिटेट लॉस इज़ अ मेजर रीज़न फॉर basically major reason for biodiversity loss. Most dramatic habitat loss come from a tropical rainforest. Tropical rainforest को हम इतना जल्दी क्लियर कर रहे हैं वुड के लिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ डिपेंडेंट रहती है, और हम इतना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं कि वो बेसिकली दे आर गेटिंग एक्सटेंट. Amazon rainforests are called the lungs of earth and is being cut and cleared for cultivating soya beans और for conservation of grasslands for बीफ कैटल, है ना। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, उसको आप इतना जल्दी डिफॉरेस्टेशन उसका हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो कार्बन भी रिलीज़ हो रहा है और ऊपर से स्पीशीज़ का भी एक्सटेंशन हो रहा है। तो पहला हो गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कि भाई आप उनका हैबिटेट को डिग्रेड कर रहे हो पॉल्यूशन के थ्रू का डिस्ट्रॉय करके, पॉल्यूशन के थ्रू हो चाहे वो पेड़ काट के हो, ठीक है। तो पहला रीज़न हो गया ये। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है भाई, आप ओवरली एक्सप्लॉयट कर रहे हो हैबिटेट को, ठीक है, मतलब पेड़ों का एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ को आप एक्सटेंसिव बढ़ावा दे रहे हो, एनवायरमेंट क्लियरेंस लॉज नहीं है ना, ताकि इंडस्ट्रीज़ को चेक में रखा जा सके। व्हेन द नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, है ना, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मैनी मरीन फिशेज आर ओवर हार्वेस्टेड, है ना। आपको जितना चाहिए आप उतना ही लो ना, मतलब इसको बिजनेस बना के रखा हुआ है भाई। इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन आप करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि भाई मछलियाँ बचेंगी नहीं, और आप इतनी सारी मछलियाँ रह रहे हो तो जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो इनको खाती हैं, उनका भी तो एक्सटेंशन हो रहा होगा साथ में, है ना। तो हम ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं बेसिकली चीज़ों को, ठीक है। दूसरा क्या है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। एलियन स्पीशीज़ मतलब बाहर से अगर कोई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, और वो लोकल रिसोर्स के लिए फाइट करने लगा, तो उससे क्या होता है, उससे भी एक्सटेंशन होता है ना। द नील पर्च इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका इवेंचुअली लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ एन इकोलॉजिकल यूनिक असेंबली ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिटलेट फिश इन द लेक, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नील पर्च इंट्रोड्यूस होता है, इसने सारा फिश का खाना खा लिया, ठीक है, तो इससे इनका एक्सटेंशन हो गया। इनको क्या बोलते हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़, हमने पहले पढ़ा था ना। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ की वजह से भी डिक्लाइन हो रहा है। और चौथा क्या है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन मतलब मान लो किसी एक पर्टिकुलर एनिमल पे या स्पीशीज़ पे कोई दूसरा एनिमल डिपेंडेंट है, स्पीशीज़ डिपेंडेंट है, तो अगर इसका एक्सटेंशन होगा तो साथ में इसका भी हो जाएगा, है ना। दिस इज़ कॉल्ड को एक्सटेंशन। व्हेन स्पीशीज़ बिकम एक्सटेंट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ एसोसिएटेड विद इट दे ऑल्सो बिकम एक्सटेंट, है ना। इसीलिए रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है ना। तो जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लो, जैसे बी है ना, तो बी अगर सारी बीज मान लो एक्सटेंट हो जाती हैं तो पॉलिनेट कौन करेगा, पॉलिनेट कर ही नहीं पाएगा। तो जो प्लांट्स बी के ऊपर डिपेंडेंट है पॉलिनेशन के लिए, उनका क्या होगा, दे विल ऑल्सो गो एक्सटेंट, है ना, वो भी एक्सटेंट हो जाएंगे। तो ये सारे रीजंस हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजिव स्पीशीज़ का आ जाना और को एक्सटेंशन, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।